मैं राम बड़जात्तम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका स्वागत हूँ बिजनेस की एबीसीडी की सेकेंड एपिसोड में। इधर हम लोग फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, इस तरीके के बहुत ढेर सारे ऑप्शंस हैं अपने को बिजनेस करने के लिए। अब इस एपिसोड में अपने को देखना है कि सर अगर हम प्रोप्राइटरशिप फर्म अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्या अपने पास तरीके हैं, कैसे अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लास्ट एपिसोड की अगर हम बात करें, उसमें आपने देखा, मैंने बता रखा था आपको बड़ी क्लियर सी बात कि सर प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन होता है। तो सर ऐसे कौन से लॉज हैं जिनके अंदर अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म को रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। तो सबसे पहला लॉ ये है कि आप अपनी फर्म को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो उद्यम आधार में, जिसको पहले से आप लोग एमएसएमई के नाम से जानते थे। ओके, इसके अलावा सर और कौन से हैं आपके पास? दूसरा ऑप्शन है स्टेट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। हर एक स्टेट का अपना खुद का जो है कि एक कानून होता है स्टेट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से, तो वो उसके अंदर आप करवा सकते हो। सर तीसरा कौन सा है? जीएसटी। सर इन तीनों में अपने को कौन सा करवाना चाहिए, अभी हम लोग इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि काफी हद तक समझने को एक तरीके एक मोटी मोटी लाइन डिसाइड कर लेंगे कि अपने को अगर इस वाले प्रोप्राइटरशिप मॉडल में जाना है तो कैसे अपने को कब कौन सी फॉर्म में जाना चाहिए। करेक्ट, हम तीनों के प्रॉज एंड कॉन्स समझते हैं। तो सर इसके अलावा कुछ और भी होता है क्या? नहीं, इसके अलावा और भी लॉज होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये मोर प्राइम लॉज जो हैं वो यही है। सर इन लॉज के लिए क्या और भी तरीके से लोग बोलते हैं, हाँ अगर सर आपको ट्रेड लाइसेंस लेना हो ना, तो आप इनमें से किसी में भी आप वहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जीएसटी एक्ट, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लो तो आपका एक ट्रेड लाइसेंस भी वो हो जाता है। तो दैट मीन्स, अच्छा क्या ये प्रोप्राइटरशिप के लिए रजिस्टर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सर, ये रिकॉग्निशन है जो प्रोप्राइटरशिप को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसका मतलब ये प्रोप्राइटरशिप के अलावा भी, हाँ जी, बाकी के जितने कॉन्स्टिट्यूशन बचे, चाहे वो कंपनी हो, एलएलपी हो, प्राइवेट लिमिटेड, वो 1% कंपनी हो, आपका पार्टनरशिप फर्म हो, सबको सबको ये तीन के तीनों कानून आपको रिकॉग्निशन देते हैं। बट प्रोप्राइटरशिप फर्म को ये जनरल कॉमन पार्लेंस में जब हम बात करते हैं कि सर अपने को प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करानी है, तो एक आम भाषा में बोला जाता है कि साहब इस रास्ते आप जाइए तो आपकी फर्म एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। हालांकि फर्म आपकी पहले से एग्जिस्टेंस में होती है, दिस इज जस्ट रिकॉग्निशन ओनली। अब क्या आपने इनमें करा लिया, तो सर अब इसमें क्या रिटर्न फाइलिंग जैसा कुछ प्रोसीजर होता है? हाँ सर, इनकम टैक्स की बात करें तो वो तो आपको सब में ही फाइल करना है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे वो। अपना आईटीआर जो होगा वो आपको सारे तीनों के तीनों में फाइल करना होगा। ओके, तो इसके अलावा सर कोई और भी रिटर्न्स होते हैं? बिल्कुल सर। अब मान लीजिए उद्यम आधार की बात करते हैं तो इसमें कोई भी अदर रिटर्न्स नहीं होते हैं। अगर हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में यहाँ पे अदर रिटर्न्स नहीं है, बट जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे है। सर जीएसटी में क्या होता है? जब हम जीएसटी की बात करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको मैच्योर अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हम समझ सकते हैं कि सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेजरली दो तरीके के होते हैं। हालांकि और भी तरीके हैं, बट मेजरली दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन और एक होता है सर कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको मंथली रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं अपने, है ना, और साथ में एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और कॉम्पोजिशन रिटर्न में क्या करना पड़ता है सर? आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं और अपना एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो ये तो हो गया सर जीएसटी पे। अब सर बात करते हैं हम लोग इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स मैंने बोला सर तीनों में फाइल करना होता है। तो तीनों में, हाँ बिल्कुल, तीनों में आपको अपना खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई डिफरेंट पैन नहीं होगा। इन केस ये कोई और कंसर्न होता तो वहां पे दो दो लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते। मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म होती तो पार्टनरशिप फर्म का इनकम टैक्स रिटर्न अलग फाइल होता और आपका इनकम टैक्स रिटर्न अलग फाइल होता। करेक्ट। अब सर इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं? तो मैं आपको प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिहाज से यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। इनकम टैक्स में दो चीजें होती हैं सर, एक रिटर्न होता है और एक ऑडिट होता है। करेक्ट। तो ऑडिट कब लगता है और रिटर्न केवल रिटर्न से कब काम चल जाएगा? मतलब रिटर्न तो हर केस में कंपलसरी है और इनकम टैक्स में एक आपको ऑडिट एडिशनल करवानी पड़ती है। तो वो कब करवानी पड़ती है और कब आपका केवल रिटर्न से काम चल जाएगा? यहाँ पे हम थोड़ी सी उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सर अगर आपका मान के चलते हैं टर्नओवर जो है वो 1 CR से ऊपर है, तो इन दैट केस आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ता है। लेकिन लॉ ने एक अलग सेक्शन बनाया, उसको बोला 44 AD, कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेसेस के अंदर डील करते हो और आपका टर्नओवर सर 2 करोड़ रुपए का है और आप कहते हो कि मैं अपना 8% या 6%, अब सवाल हो गया या 6%, तो कब 8% और कब 6%? तो सर कहते हैं कि अगर आप
अपने डिजिटल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो और अपने सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन का मिनिमम 6% आप बोलते हो ये हमारी इनकम है, इस पे टैक्स देने को तैयार हो, तो आपको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। अगर आप कहते हो कि नहीं सर हमारा कैश ट्रांजेक्शन भी होता है, तो आप कैश ट्रांजेक्शन के ऊपर अपना 8% दे दो मेरे को। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप 2 करोड़ रुपए तक का धंधा कर रहे हो और 8% या 6% के हिसाब से टैक्स देने को तैयार हो, तो जो पहले हमने 1 करोड़ वाली बात कही उस बात को भूल जाना। अदरवाइज आपको 1 करोड़ रुपए से ऊपर जब आपकी बात आती है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। अच्छा, ये जो 44AD जहाँ पे ये 8% और 6% और 2 करोड़ की बात की गई ना सर, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स, HUFs और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अप्लाई होता है। LLP, OPC और इन सब के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो वहां उस वाले केस में जब हम पहुंचेंगे ना, तो वहां उनके लिए अगर 1 करोड़ से ऊपर धंधा करेंगे तो अपने को इन एनी केस टैक्स ऑडिट कराना ही कराना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स रिटर्न प्लस टैक्स ऑडिट दोनों वहां पे कराने पड़ेंगे। बट इधर की जब हम बात करते हैं ना, प्रोप्राइटरशिप फर्म की केस की, इंडिविजुअल या HUF के केस की, पार्टनरशिप फर्म के केस की, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो जाते हैं कि साहब या तो आप ये बोल दो कि 1 करोड़ से ऊपर हमारा टर्नओवर है, अब हम अपना प्रॉफिट चाहे 2% 3% दिखाएं, हम अपना टैक्स ऑडिट दिखा के कंप्लीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप बोल रहे हो कि नहीं 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है लेकिन अब हम 8% या 6%, तो बात तो वहां पे बराबर ही हो गई, 1 करोड़ से ऊपर पहुंच रहे हैं और आप कह रहे हो हम अपना 8% या 6% नहीं दिखाएंगे। अब इसमें एक चीज आपको और बोल देता हूं कि सर 2020 में फाइनेंस एक्ट में चेंजेस हुए, उसमें उन्होंने बोला कि साहब अगर आपके टोटल ट्रांजेक्शन का डिजिटल ट्रांजेक्शन 95% या उससे अधिक है, इसका मतलब 5% या कम आपका कैश ट्रांजेक्शन है, तो हम 2 करोड़ की लिमिट बढ़ा के आपको 5 करोड़ रुपए कर देंगे। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपका धंधा 5 करोड़ रुपए का है और आप 100% डिजिटल में कर रहे हो या लेस देन 5% नॉन डिजिटल कर रहे हो, तो इन दैट केस ये तो 8% तो 6% वाला बेनिफिट है ना आपको, तो आपको ये उधर में मिल जाएगा। अच्छा, इसमें ज्यादा बुक्स वगैरह की आपको रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती है। ओके, तो ये हो गया इनकम टैक्स के बारे में। अब सर समझना है अपने को कि क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह रखनी चाहिए। सर जब हमको कभी लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं ना, तो लोन्स अपने को कैसे मिलते हैं? लोन्स अपने को मिलते हैं हमारे बिजनेस के वॉल्यूम के ऊपर कि हम कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। भाई जितना अच्छा हम बिजनेस करेंगे उतना ही ज्यादा अपने को लोन मिल जाएगा। तो इस तरीके से देखा जाए GST कानून जो ऐसा है, वहां पे अपनी सेल्स इनवॉइस, अपनी जो सेल्स होती है उसको हम कहीं ना कहीं अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए फाइल करते हैं कि हमने इतने लोगों को इतने का माल बेचा, इतने लोगों को इतने का माल बेचा, ये ऐसे। तो हमारी जो हमने बात कही उस बात को हमने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे दिया, करेक्ट। तो GST का वहां पे एक बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि इन दोनों में कोई रिटर्न फाइलिंग नहीं होती है, इनका ये उद्यम आधार में और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, तो वहां पे कोई उद्यम इसमें रिटर्न फाइलिंग होती नहीं। तो हमारा टर्नओवर जो है वो कहीं दूसरी जगह से मैच नहीं हो सकता। उसके बाद में GST कानून जो होता है वो उसमें जो है कि आपका अगर आप ट्रेडर हो तो इस केस में आपको 40 लाख रुपए तक की छूट रहती है कि 40 लाख रुपए तक आपको GST नहीं लेना है। लेकिन अगर आपने GST ले लिया, ऑप्शनल है, 40 लाख रुपए के बाद कंपलसरी है, और इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर 20 लाख रुपए तक ऑप्शनल है, 20 लाख के बाद कंपलसरी है। तो अगर आपने ड्यूरिंग ऑप्शनल ले लिया तब भी आपको अपने GST के रिटर्न फाइल करने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये बेस लिमिट है कि इतने रुपए तक का आपको टैक्स नहीं देना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो टैक्स आपको 0 से ही देना है अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, बट 40 लाख रुपए तक आपके पास ऑप्शन है, आप रजिस्ट्रेशन लो या ना लो। तो यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म का एक और फायदा क्या होता है कि सर एंट्री आसान होती है, क्योंकि एग्जिस्टेंस तो पहले से ही होती है, अपने को सिर्फ रिकॉग्नाइज करवाना होता है। एग्जिट भी आसान होती है, क्योंकि एग्जिट करने के लिए अपने को कोई एक्सेप्शनल फॉर्म या एक्सेप्शनल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती है। सिर्फ अगर GST लिया हुआ है तो अपने को अपना इनपुट वगैरह सब रिवर्स करके GST सरेंडर करना पड़ता है। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अगर लिया हुआ है, उद्यम आधार लिया हुआ है, तो इनको इन्फॉर्म करना पड़ता है दैट वी आर एंडिंग अप विद द बिजनेस, करेक्ट। यहाँ पे कोई भी एडिशनल कोई बहुत मेजर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट प्रोप्राइटरशिप फर्म में आसान है। अब सवाल उठता है प्रोप्राइटरशिप फर्म में अपने को उद्यम आधार में जाना चाहिए या शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जाना चाहिए या GST में जाना चाहिए। तो सर अगर आपको अपना बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म करना है, ठीक है, तो मेरा सजेशन ये रहता है कि आप GST एक्ट के अंदर जाइए। उससे फायदा क्या होगा कि आपको यहाँ पे एक कंप्लायंस कॉस्ट आपकी जरूर बढ़ जाती है, बट अगर आप चाहोगे या आप अपने आप काम कर सकते हो, बट आपके टर्नओवर्स जो है वो मीट आउट कर लेते हैं। हाँ, आप एक काम और कर सकते हो कि शुरुआती दिनों में आप GST छोड़ के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में चले जाओ। उद्यम आधार में नहीं सजेस्ट करता, उद्यम आधार पर आप एडिशनल लेके रखना, सिर्फ और सिर्फ उद्यम आधार से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए बहुत सी बैंकें हैं जो कहती हैं नहीं सर सिर्फ उद्यम आधार से हम अपना आपका खाता करंट अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो अगर आप करंट अकाउंट भी नहीं खोलेंगे तो आप अपने और पर्सनल नेचर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनके बीच में आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा पाएंगे कि कौन सा आपका पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन है, कौन सा आपका बिजनेस नेचर का ट्रांजेक्शन है। उसकी वजह से आप अपने
बिजनेस की कैपिटल को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, और जब आपकी कैपिटल स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो भी स्ट्रांग नहीं होगी। तो उस केस में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रखनी चाहिए, अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट अलग रखनी चाहिए। हालांकि अपनी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट कोई रखता नहीं है, तो आप अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर रखो और उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करो। करेक्ट। तो जब आप ये सारी चीजें करोगे तो आपकी प्रोप्राइटरशिप बहुत बढ़िया से चल सकती है। जीएसटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप जीएसटी ले सकते हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है कि सर 40 लाख रुपए या 20 लाख रुपए तक के धंधे को आप मीट आउट कर लो, तो आपको लगेगा कि हाँ आपने धंधा कर लिया। नेक्स्ट ईयर अब क्या होगा कि आपकी बैलेंस शीट जब आप फाइल कर रहे होगे तो वहां पे प्री जीएसटी और पोस्ट जीएसटी का टर्नओवर होगा। तो पोस्ट जीएसटी का टर्नओवर तो वेरीफाइड टर्नओवर होगा, प्री जीएसटी का टर्नओवर आपके पास में ऑप्शन रहता है। मान लीजिए नहीं भी वेरीफाई हुआ कोई बात नहीं, तो आप एक अच्छा टर्नओवर लेके चल सकते हो, बट फिर आपको नेक्स्ट ईयर और मेहनत करनी पड़ेगी और आपकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग बन जाएंगी। समझ रहे हैं? तो ये ओवरऑल सिनारियो है जीएसटी का, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का और उद्यम आधार का। आपको सर जीएसटी के अंदर जब रजिस्ट्रेशन लेना है तो कब नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, कब कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो मैं डेफिनेटली आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कब आपको नॉर्मल लेना चाहिए, कब कॉम्पोजिशन लेना चाहिए, इसको कैसे डिसाइड करते हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सर पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती हैं, और हालांकि धीमे धीमे जब हम ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेंगे ना, तब हम डिसाइड करेंगे कि कब अपने को प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए, कब पार्टनरशिप में जाना चाहिए, कब कैसे, और कंपनी के फॉर्मेट में जाना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा और आपका बिजनेस आगे बहुत अच्छा चलेगा। थैंक यू।